हेलो डे स्टूडेंट फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सब हमने स्टडी कर लिया था। सेकंड पार्ट में जो हमें शुरू करना है यहाँ से, क्योंकि इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस लेसन इंडिगो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से जो कोर्ट जो है वो अपना सेंटेंस प्रोनाउंस नहीं करता और गांधी जी को कहता है कि यू आर एट लिबर्टी, और उन्हें वो सज़ा नहीं सुनाते। इस बीच जनता जो है उनके समक्ष, इस बीच वहाँ की जो आम जनता होती है ना, द वास्ट मल्टीट्यूड, वो उनके साथ खड़ा होता है। तो अब यहाँ पे कुछ नाम है, ये सब प्रोमिनेंट नाम है अपने समय में ना। राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, ब्रिज किशोर हो गए, बाबू, मौलाना मजरूल हक हो गए। ये सब अपने समय के प्रोमिनेंट लॉयर थे। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने लॉयर थे। और वो सब बिहार आते हैं, क्योंकि क्यों आते हैं पता ना, राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने तार किया था कि आप लोग जो है टेलीग्राफ किया था, है ना, जहाँ तक मुझे याद है, कि आप लोग जो है आओ और अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के साथ आओ। तो बड़े बड़े नामी ग्रामी वकीलों को लेके आए और दे कन्फर्ड विद गांधी। जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब गांधी जी से उन्होंने सलाह मशवरा किया किसी बात को लेके। जब आप डिस्कस करते हो दैट इज़ योर कन्फरिंग, किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मान लीजिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है, इफ़ इज सेंट टू प्रिजन, तो वो क्या करेंगे, क्या उनके पास स्ट्रेटेजी है। तो जो सीनियर लॉयर था उसने रिप्लाई किया कि वो उन्हें सलाह देने आए हैं, उनकी मदद करने के लिए आए हैं कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। तो वाई, क्यों? सीनियर लीडर, जो सीनियर लॉयर था, उसने कहा कि वो तो उनकी मदद करने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए हैं, बताने के लिए आए हैं कि आगे कैसे क्या करना है। अगर वही जेल चले जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा जो एडवाइस कर सके, और फिर वो घर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो गांधी जी की मदद करने आए, गांधी जी को सलाह देने के लिए आए, लेकिन गांधी जी जब जेल चले जाएंगे तो फिर वो किसके लिए रुकेंगे, वो चले जाएंगे वो भी घर। अब इन्होंने क्या सलाह दी गांधी जी को, तो इसमें तो लिखा नहीं गया है। गांधी जी कहते हैं कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा अगर वो जेल चले जाते हैं। गांधी जी डिमांडेड, जब आप सवाल करते हो ना, जब आप मांगते हो तो देन यू आर डिमांडिंग। तो गांधी जी ने सवाल किया उनके साथ क्या होगा। तो लॉयर्स ने जो अपनी सलाह थी उसे वापस ले लिया। तो लॉयर्स विड्यू टू द कंसल्ट, विड्यू टू द कंसल्ट मतलब होता है कि फिर से वो सलाह मशवरा करने लगे कि भाई क्या किया जाए, गांधी जी जेल जाते हैं तो। क्योंकि यहाँ जब उन्होंने पूछा कि मैं अगर जेल चला जाऊँगा, अब समझ में आ रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर वो जेल चले जाएंगे तो उन्हीं की मदद करने के लिए आए हैं, उन्हीं से सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं, उन्हीं की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो वो जेल चले जाएंगे तो फिर उनका क्या काम रहेगा, वो भी वापस चले जाएंगे। लेकिन गांधी जी उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं जेल चला गया तो इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, मतलब क्या मैं अकेला हूँ, क्या आप लोग कुछ साथ नहीं दे सकते क्या मेरा, मेरे ना रहने पे भी क्या इनकी मदद नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उन्होंने डिमांड की, सवाल किया। तो फिर वो लोग फिर से सलाह मशवरा करने लगे। राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी पूरी जो अपशॉट है। अपशॉट का मतलब है कि जो भी जो डिस्कशन हुआ था उसका जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष निकल के आया था, नतीजा क्या था उसका, है ना, आउटकम, तो उसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था, लिख लिया था, मतलब उन्होंने उसका रिकॉर्ड बनाया। और वे सोच रहे थे, मतलब जितने भी लॉयर थे, बड़े बड़े लॉयर थे, वो सोच रहे थे, अपने ही आपस में सोच रहे थे कि गांधी जी और टोटली स्ट्रेंजर, एक तो गांधी जी पूरी तरह से अजनबी हैं इस इलाके में, लेकिन फिर भी वो प्रिपेयर्ड है जेल जाने के लिए। और किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ मतलब की खातिर, किसानों की खातिर, जो कि उनके कुछ भी नहीं लगते। इफ़ दे, और फिर वे लोग का मतलब ये जो सारे के सारे वकील हैं, दूसरी तरफ क्या करना है, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ये लोग आसपास से आए हैं और आसपास के ज़िलों के निवासी हैं। मतलब ये तो स्ट्रेंजर हैं, गांधी जी दूर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, लेकिन ये तो वहीं के आसपास के निवासी हैं। बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पेजेंट्स, लेकिन बाकी वो लोग भी जो किसानों को सर्व करते चले आ रहे हैं। किसानों को सर्व करने का मतलब कि उनके मुकदमे लड़ना, ये सब करना है ना, और उनसे फीस लेना। तो उन्होंने कहा कि जो किसानों को सर्व करते चले आ रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, या भाई उनके किसी इशू को लेकर, और ये लोग सब के सब जो किसी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अगर ये लोग घर चले जाएंगे, इट वुड बी सेमफुल डिजर्सन, तो इसे हम सेमफुल डिजर्सन कहेंगे। देखिए डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, देखिए डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ के चले जाना, पलायन कर जाना। तो इन्हें शर्म महसूस हो रही है। गांधी जी बताइए अजनबियों की दूर से आके इनके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आसे पास के लोग हैं, और हम लोग छोड़ के चले जाएं इस लड़ाई को, इन किसानों को। तो फ्यूचर स्ट्रेटेजी बन रही थी, अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू, फिर वो गांधी जी के पास वापस जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो जेल में उनके साथ जाने को रेडी हैं, यानी वो जेल में भी उनका साथ देंगे। तो अब ये जो लड़ाई थी चंपारण की, ये हम जीत चुके हैं। देखिए गांधी जी का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या था, ही एक्सक्लेम, मतलब वो उन्होंने खुशी खुशी इस चीज़ को कहा कि अब तो जब आप लोग मेरे साथ हैं तब तो हम समझ लीजिए कि चंपारण की लड़ाई जीत चुके हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसके बाद उसको डिवाइड किया
और उसके बाद जो ग्रुप था, मतलब लॉयर्स का ग्रुप था, है ना, उसको पेयर्स में डिवाइड कर दिया और पुट डाउन द ऑर्डर, और उस पर उन्होंने लिखा, पुट डाउन मतलब उन्होंने उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा, और क्या लिखा कि इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। जहाँ पर जो ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया था, तो हर ग्रुप के पेयर को, मतलब दो दो का ग्रुप बनाया, कब वो कोर्ट अरेस्ट करेगा। कोर्ट अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी देना, मतलब खुद जाके आप कहते हो हमें गिरफ्तार कर लो। तो कहाँ वो घर जाने को राजी थे, अब वो उनके साथ थे। सेवरल डेज लेटर, मतलब कुछ दिनों के बाद, गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला मजिस्ट्रेट से, जो जिले का जो मालिक होता है, और उसने उन्हें ये सूचना दी दैट कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर तो उस वक्त जो भी इंडिया का था एक ही था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर एक से ज़्यादा थे। तो उस प्रोविंस का, उस प्रांत का, बिहार प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने कहा कि भाई इस केस को ड्रॉप कर दो, इस केस को खारिज कर दो, मुकदमा बंद करो। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, मतलब जहाँ पर हम कानून को मानने से इनकार करते हैं, सरकार की बातों को मानने से इनकार करते हैं, वो भी सिविल जनता द्वारा, दिस सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, इसकी जीत हो चुकी थी। मतलब जब ऑर्डर ड्रॉप करने के लिए आया कि भाई केस ड्रॉप कर दिया जाए, तो सबको समझ में आ गया, कि सरकार को भी समझ में आ गया है कि इसमें कुछ दम नहीं है, और ये हमारी जीत है, क्योंकि सरकार को हमारी माननी पड़ी है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, वो लिखा गया है कि सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, मतलब हैड वन द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार भारत में कुछ ऐसा हुआ है कि सरकार को झुकना पड़ा है, और ये सिविल डिसओबीडियंस के कारण झुकना पड़ रहा है, क्योंकि गांधी जी डिसओबेड द रूल ऑफ लॉ। दिस वाज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन इंडिया, इसके पहले नहीं हुआ था। इसे कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। इसके बाद गांधी जी और साथ में जितने भी लॉयर्स थे, वो जो है प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ जाते हैं अपने कार्यक्रम को लेके, और कंडक्ट मतलब करना है उन्हें, संचालन करना है, फार फ्लंग, दूर दराज तक फैले हुए इलाकों में जाके इंक्वायरी करनी है, जांच पड़ताल करनी है, और सोचना समझना है, जानना है कि जो ग्रीवेंसेज हैं, जो कष्ट हैं, दुख है, शिकायतें हैं, रंजिशें हैं किसानों की, वो क्या हैं, क्योंकि फार्मर्स के लिए आए हैं। तो डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000, डिपोजिशन मतलब यहाँ पे है बयान, जो किसानों ने दिया लिखित रूप में कि भाई, क्योंकि ये साक्ष्य बनेंगे ना, विटनेस बनेंगे, एविडेंस बनेंगे। लगभग 10,000 लोगों ने अपनी बातें बताई और लिख कर बताई। तो उनके जो है लिखा गया, उनके नोट्स तैयार किए गए, उसको एविडेंस के तौर पे तैयार किया गया और अदर एविडेंस से जोड़ा गया। उसका कारण क्या है कि अब गांधी जी को जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, उनकी टीम मिली हुई थी ना, दे वर वर्किंग विद हिम। गांधी जी में सम्मोहन भी था, उनका हो जाता था जो जाता था, ऐसा लगता है। तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए, कलेक्ट किए गए, और जो पूरा का जो एरिया है, इट वाज थ्रोबिंग, जैसे हृदय की धड़कन होती है ना, तो उस तरह से धड़क रहा था, एक्टिविटी से सराबोर था पूरा का पूरा इलाका जहाँ गांधी जी चले जाते थे। लोग क्यूरियस थे, दे वर वंडरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। तो फुल ऑफ एक्टिविटी थ्रॉट का मतलब है कि थ्रॉट विद एक्टिविटी, मतलब गतिविधियों से सराबोर था, और इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पे थे, तो वो जो कर रहे थे तो उससे हलचल मची हुई थी। और वेवेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। तो वेवेंट को मतलब यहाँ लगा सकते हैं उग्र विरोध, प्रचंड, जोरदार, जबरदस्त विरोध ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो अब देखिए लोगों को बल मिल गया कि हमारे समर्थन में लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, तो भाई वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी आवाज़ें उठाने लगे, उनका विरोध करने लगे, ये मनमानी करते हैं। जून में गांधी जी को समन किया गया, और सर एडवर्ड गेट ने समन किया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के, है ना। देखिए बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है। बिफोर ही वेंट ही मेट, तो वहाँ जाने से पहले वो मिले, किससे मिले, लीडिंग एसोसिएट्स। यहाँ एसोसिएट्स वही उनके जो साथी वकील हैं गांधी जी के ना, राजेंद्र प्रसाद वगैरह एट्सेट्रा, तो उनके साथ मिले, और फिर उन्होंने जो है डिटेल्ड प्लान बनाया, करना क्या है, सिविल डिसोबीडियंस का, मतलब हमें सरकार की करनी नहीं माननी है। अगर वो नहीं लौटते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं, नहीं लौटते हैं तो आपको यहाँ पर विरोध जताना है। गांधी जी जो है हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़। देखिए इंटरव्यूज़ तो आप जानते हैं कि भाई बातचीत हुई होगी उनसे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। प्रोटेक्टेड मतलब होता है खींचा खींचा, लंबा चला गया, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। इलोंगेटेड, लेंथेंड मतलब जो बात छोटे में हो सकती थी, तो लंबी चौड़ी इंटरव्यूज़ हुए, बातचीत हुई दोनों के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। तो वो परिणाम स्वरूप जो गांधी जी ने उन्हें बातें समझाई होगी, तो उन्हें समझ में आई होगी, तो उन्हें कमीशन बिठा दिया। कमीशन मतलब आयोग बिठा दिया, और आयोग वो होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसको काम सौंपा जाता है और उस पर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, क्या सच है क्या झूठ है, या कोई भी काम दिया गया हो तो वो उसको तैयार करता है, उसको रिपोर्ट तैयार करता है। तो कमीशन जो था वो इंक्वायरी का था कि भाई जाओ जांच पड़ताल करो और रिपोर्ट दो।
और ये शेयर क्रॉपर्स के मामले में इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे यहाँ पे, मतलब शेयर क्रॉपर्स तो बटाई वाले किसान होते हैं और जगह भी होते हैं, पर यहाँ पे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स हैं जिन्हें अपने खेत में हिस्से में इंडिगो बोना पड़ता था, मतलब उसको लगाना पड़ता था। तो उनकी सिचुएशन की जांच पड़ताल करो, क्या सच्चाई है पता चले। तो कमीशन जो है उसमें लैंडलॉर्ड्स भी शामिल थे, गवर्नमेंट के अधिकारी भी शामिल थे और गांधी जी भी शामिल थे। वो पीजेंट्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। सोल मतलब अकेले, एक अकेले, अलोन रिप्रेजेंटेटिव, बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और लैंडलॉर्ड्स। तो कमीशन ऐसे ही बनता है, निष्पक्ष बनता है। गांधी जी चंपारण में डटे रहे फॉर एन इनिशियल मतलब शुरुआती, फर्स्ट जो आप करते हो दैट इज इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। तो 7 महीने तक उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, कोई जेल नहीं, कोई समन नहीं। तो बिना रुके टुके वो 7 महीने तक चंपारण में शुरुआती दौर में रहे और देन उसके बाद फिर वो छोटी छोटी विजिट्स उनकी होती रहीं, लगातार वो नहीं थे यहाँ पे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है कि बस ऐसे ही, यूं ही बस चल दिए, ऐसे ही रवाना हो गए, ऐसे ही बिना किसी सोचे समझे, कहा है तो चले चलो। तो बिना प्लानिंग का जो होगा वो कैजुअली होगा, बिना सोचे समझे, बस आप कैजुअली, बस यूं ही। जो विजिट मैंने यूं ही शुरुआत की थी चंपारण के लिए, चलो देखे शुक्ला जी क्या कहते हैं। अब वो भी कब शुरुआत की थी? एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। एंटिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट, लाइक बेगिंग, जिसमें इमोशन शामिल हो, बहुत सीरियस हो, अनुनय विनय, साहब साहब सुन लीजिए। और अनलेटर्ड का मतलब होता है कि भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उससे ज़्यादा तमीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, या आप कह सकते हो कि अनपढ़ किसान था। एक अनपढ़ किसान की बात को मानकर बस ऐसी ही जो मैंने विजिट कर ली थी, इन द एक्सपेक्टेशन दैट, इस आशा के साथ कि कुछ ही दिन की होगी, भाई मैं जा रहा हूँ, मावला निटाक चले आऊँगा। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, उसने गांधी जी का लगभग 1 साल ले लिया, 1917 का पूरा साल ले लिया। अप्रैल में वहाँ गए थे वो लगभग। बाद में जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी उससे जो रिपोर्ट निकल के आई, उसने इकट्ठा किया, मतलब असेंबल्ड क्रशिंग माउंटेन माने पहाड़, क्रशिंग माने कुचल देना। तो भारी भरकम जो केस था इंडिगो के फेवर में जो बनता था, उसको ख़त्म करने वाला ये एविडेंस हमारे सामने आ गए थे। मतलब अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एविडेंस इकट्ठा हुआ और वो बिग प्लांटर्स दैट इज़ लैंडलॉर्ड्स जो इंडिगो की प्लांटेशन कराते थे उनके खिलाफ था। तो व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, जब उन्हें पता चला कि भाई दे मतलब यहाँ पे वो जो बिग प्लांटर्स हैं, तो लैंडलॉर्ड्स हैं, जब उन्हें पता चला कि भाई इतने सारे एविडेंस आ चुके हैं, 10,000 किसान हमारे खिलाफ बोल चुके हैं, एकता में बल होता, एक बोलेगा दो बोलेगा तो टारगेट पे रहेगा। भीड़ में आप कोई चीज़ समूह में बोलते हो तो फिर आप कितने खिलाफ एक्शन लेंगे। तो भाई वो लोग मान गए कि भाई कोर्ट वोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सिद्धांत पे मान गए। मतलब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप सही हैं, हम गलत हैं, ये प्रिंसिपल में हम मान लेते हैं और हम रिफंड करने को राजी हैं पीजेंट्स को। तो बट हाउ मस्ट वी पे, लेकिन हम कितना पे करें, कितना रिफंड करें जो हमने इनसे 15% ज़मीन छुड़ाने के बदले में दे दी थी कि भाई आप छुड़ाना चाहते हो छुड़ा लो, पैसा दो। गांधी जी उन्होंने कहा दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल। उन्होंने सोचा था, मतलब ये आया बिग प्लांटर्स के लिए, कि शायद फुल पेमेंट की डिमांड की जाएगी जो दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से डिसीटफुली, धोखे से, चालबाजी से एक्सटॉर्टेड। देखिए धमका के, फोर्सिबली, बेवकूफ़ बना के, चालबाजी से जब आप ऐंठ लेते हो पैसा जो सही तरीका नहीं है, देन इट इज़ एक्सटॉर्टेड। तो जो उन्होंने धन उगा लिया था, शेयर क्रॉपर्स थे, वो उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन गांधी जी ने कहा, ही मतलब गांधी जी ने, कि भाई 50% आप चुका दीजिए। तो देयर ही सीम्ड एडामेंट, ही मतलब गांधी जी डट गए, अटल हो गए, अड़ गए जिद पे कि भाई 50% देना ही पड़ेगा। ही बिकेम एडामेंट। तो रिवर्ड J.Z. हॉजगे, तो J.J. हॉजगे साहब जो कि उस वक्त ब्रिटिश मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में और लोगों की सेवा में लगे रहते थे फ्रॉम द क्रिश्चियन साइड। तो वो चंपारण में थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, मतलब वो सब कुछ देख रहे थे, इंटायर एपिसोड, पूरी घटना एट क्लोज रेंज, बड़ी नज़दीक से। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही क्लोज, बहुत नज़दीक का मतलब ये है कि ही न्यू फैक्ट्स वेल, अपनी आंखों से उन्होंने सब सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि मिशनरी गांव देहात में काम करते थे, आज भी करते हैं। द थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। देखिए गिव वे का मतलब होता है वैसे तो रास्ता देना, पर यहाँ गिव वे का मतलब है हार मान लेना, छोड़ देना, हट जाना। तो यहाँ पे मतलब है कि तो उन्होंने देखा कि गांधी जी वुड नॉट स्टॉप रेजिस्टिंग, वो एग्री नहीं करेंगे, गिव वे मतलब एग्री नहीं होंगे। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 25% दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, कि जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि मिस्टर गांधी जी मान गए
टुक हिम एट हिज वर्ड का मतलब जो उसने कहा था वही बात मान लेना, जो जो शब्दशः जो कहा उसको मान लेना। तो ये ऑब्जर्व किया जे होडगे साहब ने कि वो ये बता रहे हैं कि कहाँ वो एकदम जिद पड़े थे और कहाँ वो मान जाते हैं। तो इससे गांधी जी की फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। और इस प्रकार से जो डेडलॉक था, मतलब जो गतिरोध खत्म हो गया था, कोई पार्टी ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे हट रही थी, है ना, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो डेडलॉक खत्म होता है। और ये जो सेटलमेंट था, ये जो मामला तय हुआ था 25% रिफंड का, ये यूनैनिमसली था, मतलब एक मत से था, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। और ये जो है कमीशन ने अडॉप्ट कर लिया था, भाई 25% अगर वो राजी हैं तो सेटलमेंट कर लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए मामला। गांधी जी ने एक्सप्लेन किया था कि जो अमाउंट जो रिफंड का है वो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अमाउंट 25% पे क्यों मान गए, लोगों ने सोचा होगा ना फुल परसेंट नहीं, फिर 50%, फिर 25%। तो गांधी ने समझाया, गांधी जी ने ये बताया कि मेरा स्टेप क्यों मैंने ऐसा किया, कि अमाउंट रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, जो पैसा वापस किया जा रहा है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है देन मतलब की अपेक्षा। इस सच्चाई को जानने अगर हम जानते हैं कि लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड, कि लैंडलॉर्ड्स को हम लोगों ने ऑब्लाइज कर दिया, मजबूर कर दिया टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा सरेंडर करें, मतलब पे करें किसानों को, और इसी के साथ विद इट पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज, तो अपने पैसा का हिस्सा भी किसानों को दें और अपनी प्रतिष्ठा का भी एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी ठेस पहुंची, उनकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, किसानों की बात वो मानेंगे बल्कि किसान उनकी बात माने। तो उनके नाम को, उनकी पहचान को, उनकी ख्याति को, उनकी पॉपुलैरिटी को, है ना, उनके रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंची कि देखो तुम्हें किसानों के सामने झुकना पड़ा। तो बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, मनी की नहीं है। मनी तो कुछ ना कुछ हमें मिली है, इसके साथ हमने अचीव क्या किया है, उनको झुका दिया है, उनको सरेंडर कराया और उनकी प्रेस्टीज पे बट्टा लगा दिया, और आगे वो सावधान रहेंगे अब। तो एक आब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। आब्स्ट्रैक्ट चीज़ आप जानते होंगे, जो ठोस नहीं है, ये मन की बातें हैं, जो वो समझा रहे हैं वो पूरी की पूरी मन की बातें हैं, मन को संतोष करने वाली बातें हैं, कि ये हमारी अंततः जीत है। That we have got a refund also, and this refund represents a blot on the prestige, as they were bound to accept the demands of the peasants and also pay 25%. इसलिए एज फार एज द peasants were concerned, जहाँ तक किसानों की बात थी, द प्लांटर्स had behaved as lords above law। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्लांटर्स किस प्रकार का बिहेव करते थे, लॉर्ड्स above लॉ, जैसे कानून की उनको परवाह ही नहीं है, कानून से भी बढ़कर है, इतना वो किसानों के साथ हरकत करते थे, और आज उन्हीं को झुकना पड़ा है। तो बहुत बड़ी बात है, बात बहुत बड़ी है, पैसा तो अपनी जगह है। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स। अब किसानों को भी समझ में आया कि उनके भी हक हैं और उन हक की रक्षा करने वाले लोग भी हैं। उस किसान के अंदर हिम्मत आई। तो पीजेंट्स के एक नया अनुभव था ये, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चला कि हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। उन्हें यह भी पता चला कि लोग हमारी रक्षा करने के लिए भी हैं, हम अपने राइट्स की रक्षा भी कर सकते हैं, उसके लिए कम से कम बड़े अधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग में आई होगी, लोग हैं गांधी जी जैसे। इवेंट जस्टिफाइज गांधी जी इस पोजीशन। गांधी जी ने जो पोजीशन ली थी कि चंपारण में जो कुछ उन्होंने किया था, तो उसकी जस्टिफिकेशन की बात यहाँ की गई है कि जो आगे चल के जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, मतलब सही साबित किया। गांधी जी ने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी स्टैंड लिया था वहाँ पे, उसे सही माना जा सकता है, क्योंकि आगे जो इवेंट्स हुई हैं उसमें ये देखा गया कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने छोड़ दिया, अपने बड़े बड़े स्टेट्स जो थे उनको छोड़ दिया उन्होंने, जहाँ के वो मालिक बने हुए थे, क्योंकि अब उन्हें उनसे फ़ायदा होने वाला नहीं था। इंडिगो की खेती से कोई मतलब था नहीं, और जो अन्न वगैरह उपजाया जाता था उससे कोई मतलब था नहीं उन्हें। तो वो सारे के सारे जो स्टेट्स थे, जो बड़े बड़े खेत के मालिक थे, जब वो छोड़ दिए गए तो रिवर्ट हो गया। रिवर्ट मतलब वापस लौटाना, वो सब की सब जमीन वापस मिल गई किसानों को, है ना। कितना मतलब हैप्पी एंड। तो गांधी जी की पूरी नीतियां सफल रही। दैट इज इट इज वॉट एवर गांधी जी डिड इज जस्टिफाइड हियर। जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो है वो खत्म हो गई। आप बटाई पे करो, कोई बात नहीं, रेंट ले रहे हो और रेंट पे आपने लिया है तो कुछ फसल आप बांटो, कुछ अपने पास रखो। लेकिन इंडिगो वाली जो कंडीशन थी इंडिगो कल्टीवेशन की, वो खेती खत्म हो गई चंपारण से। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, लेकिन गांधी जी को संतोष नहीं होता था। जहाँ पे उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस मिल भी जाते थे तो उससे उन्हें संतोष नहीं होता था, क्योंकि एक बड़ा इंसानियत वाला मामला है, लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा। तो इसलिए उन्होंने देखा कि जो कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस है, कि उन्होंने देखा कि लोग जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना, समाज में उनके साथ भेदभाव वगैरह होता है, गरीबी है, सब चीज़ें हैं।
तो उन्होंने चंपारण विलेज में वो कुछ करना चाहते थे, मतलब उनको पॉलिटिकल जीत तो उनकी हो चुकी थी, इकोनॉमिक सॉल्यूशन भी निकला है क्योंकि 25% वहाँ पे हासिल हो गए, लेकिन बहुत से लोग किसान भी तो नहीं रहे होंगे, आम जनता भी थी। तो उन्होंने गाँव में देखा कि ऐसे हालात है तो कुछ करना चाहते थे और तुरंत करना चाहते थे कि जब आए हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करें। कर्मस्थली इस वक्त उनकी वही थी। तो उन्होंने टीचर्स से अपील की, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। दरअसल जब गांधी जी 1915 में जब लौटे थे भारत में, तो महादेव देसाई, नरहरि पारिक और भी लोग उनसे मिलने गए थे। महादेव देसाई तो उनके सचिव का भी काम संभालते थे, बाद में दोनों उनके अनुयायी बन गए थे और ये बहुत ही पक्का, काफ़ी साथ देने वाले गांधी जी का आजीवन उन्होंने साथ दिया। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक है, ये दो ऐसे व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया और उनके शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद जो उनकी पत्नियां थीं, घर के लोग थे, वो स्वयं सेवा करने लगे। मतलब जब आप पैसा लिए बगैर और स्वतः ही सेवा करने के लिए, वर्क करने के लिए आगे आते हैं तो आप वॉलंटियर हो, बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं चाहिए होता, कुछ आप एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि बदले में हमें कुछ मिले। तो वो लोग भी स्वयं सेवक बन के आ गए। और बहुत से लोग, सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे से आए, पूना से आए, जब उन्हें पता चला कि गांधी जी अब जो है सामाजिक काम हाथ में ले रहे हैं। और दूर दूर देशों से आए। देवदास गांधी जो कि उनके पुत्र थे, गांधी जी के चौथे पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे, वो भी आश्रम से आए। आश्रम में उनकी देखभाल करते थे, मतलब चीज़ों को देखभाल करते थे। और फिर मिसेस गांधी भी आई, कस्तूरबा गांधी। और प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए कम से कम 6 गाँव में, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के उत्थान के लिए। कस्तूरबा बल्कि आश्रम के रूल्स उन्हें बताती थी, है ना, और स्वयं पर्सनल सफाई की व्यवस्था की देखभाल करती थी। कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बताती थी कि भाई सामुदायिक साफ़ सफाई क्या है, मिलकर हम अपने इलाके को साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं ना। सैनिटेशन का मतलब वो साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस, हाइजीन वगैरह का देखभाल करना। तो हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, क्योंकि वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही पुअर कंडीशन में थी। तो गांधी जी ने फिर एक डॉक्टर का अरेंजमेंट किया, वो भी वॉलंटियर करने के लिए, कि भाई तनख्वाह तो दी नहीं जा सकती थी, कि 6 महीने तक वो राजी हो गए, डॉक्टर साहब बिना कुछ पैसा लिए हम मरीजों को देखेंगे। तो 3 मेडिसिन तय की गई, क्योंकि भाई पैसे की कमी थी। तो 3 मेडिसिन अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल था, है ना, जैसे अरंडी का तेल जिसे हम कहते हैं। क्विनाइन की गोलियां थी जो मलेरिया में काम आती हैं। और सल्फर ऑइंटमेंट था, मलहम था। ऑइंटमेंट मतलब मलहम, जो लेप होता है जो हम लगाते हैं। तो उसमें क्या था कि अगर किसी की कोटेड टंग होती थी, मतलब जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जम गई है या छाले वाले टाइप के पड़ गए हैं, तो उसे कैस्ट्रॉल दे दिया जाता था। और अगर किसी को मलेरिया है तो उसे क्विनाइन की गोली दे दी जाती थी। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गांधी जी लगे हुए हैं। पूरा जीवन तो उन्होंने दे दिया ना। मतलब मैं भी कुछ लोग सहमत ना हो, बट वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट हिज सेक्रीफाइस फॉर द पीपल। और किसी को स्किन इरप्शंस होते थे, मतलब स्किन पे खुजली हो गई या उसके ऊपर फोड़े फुंसियाँ हो गई या छाले पड़ गए, तो उन्हें ऑइंटमेंट दिया जाता था और कैस्टर ऑयल के साथ दिया जाता था। गांधी ने देखा कि जो फिल्दी स्टेट है विमेन के कपड़ों की, फिल्दी मतलब वेरी डर्टी, इतने डर्टी कि आपको घिन आ जाए, मतलब इतने मैले कुचले। तो उन्होंने देखा कि कपड़े बहुत गंदे हैं। तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि भाई आप औरत हैं, मतलब भाई महिलाओं को तो महिलाएं देखभाल करेंगी, तो आप उनसे बातचीत करो। तो एक वुमेन ने कहा कस्तूरबा से कि उनको मतलब वो झोपड़ी में लेके गई। उन्होंने कहा देखिए यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, जहाँ पर कोई अलमारी नहीं है जहाँ पे अपने कपड़ों को रख सकें, और साड़ी जो मैंने पहनी हुई है सिर्फ मेरे पास यही एक है। कभी कभी हमें तरस आता है कि हमारे अरबपति लोग रहते हैं, ये चाहें अगर थोड़ा सा भी दान दें तो कितने लोगों की स्थिति सुधर सकती है। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण में लंबे समय तक रहने के बाद, और आपको मालूम होगा चंपारण के बाद फिर उन्होंने और 2 आंदोलन किए थे गुजरात में। अहमदाबाद का मामला था, है ना, खेड़ा का था। तो शुरुआत चंपारण से ही हुई थी 1917 में। तो गांधी जी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच। लॉन्ग डिस्टेंस वॉच का मतलब है कि वो दूर से नज़र रखते थे, मतलब जहाँ रहते थे तो दूर दराज की जगहों पे जो उनके कार्यालय थे, जो उनके कार्यक्रम चलते रहते थे, और वो सबका केंद्र था उनका आश्रम। तो चंपारण में रह के ही आश्रम की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। और वो कैसे करते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे मेल से। मेल माने डाक, जब पत्र आया जाया करते थे। और वो फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी देखभाल करते थे, मांगते थे क्या रिपोर्ट है वहाँ पे, खर्चा वर्चा का। और देखिए कितना मतलब मल्टी डायरेक्शन में काम चल रहा है, इतनी जिम्मेदारियां वो लेके चल रहे हैं। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, एक कदम यहाँ वहाँ हो जाए तो सारी जिम्मेदारी तिन्हीं के ऊपर आएगी ना। एक बार उन्होंने लिखा अपने एक निवासी से, मतलब जो वहाँ चंपारण में रहने वाले लोग हैं, कि अब समय आ गया है कि हम जो लैटिन के जो ट्रेंचेज हैं, ट्रेंचेज मतलब जो गड्ढे खोदे गए हैं ना, कि मतलब लैटिन के लिए काम चलाऊ, तो उन्हें फिल करना पड़ेगा और नए हमें खोदने पड़ेंगे। नहीं तो जो ओल्ड वंस है ना, वो उनसे बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब नए खोद लीजिए, तब तक वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे।
भाई ये नेचुरल तरीका है ना। तो चंपारण का जो एपिसोड है वो टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के लाइफ में, क्योंकि उन्होंने गांधी जी ने भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिली कि मेरी नीतियाँ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, बल्कि उन्होंने कहा भी कि जो मैंने किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये तो बहुत ही साधारण सी चीज़ है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये कहा, मतलब मेरा जो तरीका था, जो मेरा जो स्टैंड था, कि जो अंग्रेज़ लोग जो कि बाहर से आए हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते मेरे ही देश में। मतलब बाहर से आए हो, मेरे ही देश में मुझे ऑर्डर चला रहे हो। तो मानवता के लिए और अपने फ्रीडम के लिए मैंने ऐसा किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। डिफेंस मतलब होता है कि एकदम खुलेआम कि हमें नहीं मानना है, टू रिफ्यूज टू ओबे। तो बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। तो हम चंपारण को हम इस तरह से ना ले कि इट वाज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, मतलब इट वाज जस्ट एन मैटर ऑफ नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ लॉ पास्ड बाई द गवर्नमेंट। अवज्ञा का ही मामला नहीं था, डिसओबीडियंस का ही मामला नहीं था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस। एलिविएट का मतलब होता है भाई परेशानी, दुख कम करना, मतलब किसी चीज़ को कम करना। डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ, क्लेश, विपदा, संकट। तो लोगों की समस्याओं को एलिविएट करना, कम करने की भी कोशिश थी। हम इसे सिर्फ एक्ट ऑफ डिफेंस ना माने, बिकॉज गांधी जी डिड दीज थिंग्स आल्सो। सो बहुत से पुअर पीजेंट्स की समस्याओं को उन्होंने कम करने की कोशिश की। एंड दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। देखिए, टिपिकल का मतलब होता है टाइप ऑफ, का आदर्श रूप, का प्रतिरूप, का तरीका, मेथोडोलॉजी। गांधी मतलब गांधी का, पैटर्न मतलब उनका, उनके काम में, उनकी नीतियों में, उनके चाल चलन में जो चीज़ बराबर नज़र आती है वो पैटर्न हो जाता है। तो टिपिकल गांधी पैटर्न का मतलब होता है कि ये गांधीयन तरीका था स्थितियों से निपटने का। क्या कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली और कल्चरली भी वो लोगों से इन्वॉल्व होते थे, लोगों की समस्याओं को कम करने की कोशिश करते थे। एक तरफ उन्होंने सरकार से लड़ी लड़ाई, दूसरी तरफ लोगों की समस्याओं को भी देख रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ वो लोग जो है, अब देखिए एक तरफ गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने चलाए, है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर फ्रीडम, लेकिन दूसरी तरफ वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी कोशिश करते थे, लोगों की समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश करते थे, सोसाइटी सोशल वर्क भी करते थे। तो दिस वाज द गांधीयन पैटर्न। और आगे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति थी, वो इंटरट्वाइंड थी। इंटरट्वाइंड मतलब आपस में गुथी हुई थी, मतलब आपस में मिली हुई थी। दे वर ज्वाइन टुगेदर, सेपरेटेड नहीं थी। कि एक तरफ तो वो प्रैक्टिकल सोच रखते थे कि लोगों के लिए क्या क्या रियल में समस्या, मतलब रियल सिचुएशन को समझते थे कि डे टू डे वाली हमारी समस्याएं क्या हैं, और लाखों लोगों की समस्याएं हैं, तो उनको भी हमें हल करना है। मतलब ही वॉज अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ मैन, रियल सिचुएशन से रियल सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते थे। हीज वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि बस बातें ही हो, ख्याल ही हो, ओनली स्पीचेस, सजेशंस, एडवाइजेस एंड नो एक्शन, रियल एक्शंस। लॉयल्टी का मतलब होता है कि भाई आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी भक्ति, आपकी लगन। तो गांधी जी की जो निष्ठा थी, जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनकी लगन थी, जो उनका कमिटमेंट था, वो एब्स्ट्रैक्शन वाला नहीं था, खाली कपोल कल्पित इमेजिनेशन वाला नहीं था कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में की गई बातें नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल डे टू डे सिचुएशंस को देखकर निर्णय लेते थे और उसके लिए काम करते थे। तो लोगों के लिए काम करते थे। दैट इज, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। इस संसार में रहने वाले इंसानों के प्रति उनका कमिटमेंट था, उनकी लॉयल्टी थी। उनकी लॉयल्टी इन लोगों के प्रति थी, और इन लोगों के प्रति लॉयल्टी का मतलब उनकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेके वो जूझते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी जी करते थे, मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। वो हमेशा मोल्ड मतलब ढालना, सांचे पे ढालना, तैयार करना, एक नए भारत की तस्वीर देखते थे, उसको तैयार करने की कोशिश करते थे। और वो था कि कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ऐसा भारत का सपना वो देखते थे जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बढ़ सके, किसी दूसरे का सहारे ना ले। और ये तब हो सकता है जब आप फ्री हों। तो इंडिया को फ्री बनाना है तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो अपनी जगह है, हमें आत्मनिर्भर भी होना है, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने आप को खुद मजबूत करना है। अर्लिन द चंपारण एक्शन, चंपारण में जो कुछ भी उन्होंने किया, तो चार्ल्स, यहाँ पे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ बहुत फेमस है, सी एफ एंड्रयूज़ के नाम से जाने जाते हैं। इनको दीन बंधु के नाम से आपने ज़रूर पढ़ा होगा ना, जहाँ पे हम लोगों के जो अन्य नाम होते हैं उनके जो दूसरे नाम, तो सोब्रिके जी ने हम कहते हैं, तो दीन बंधु गांधी जी ने इनका नाम दिया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के मित्र थे और बाद में फिर गांधी जी के काफ़ी नज़दीक आए, क्रिश्चियन मिशनरी थे, तो इनका भी फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान था। गांधी जी की शख्सियत ही ऐसी थी, लोग इनके अपने हो जाते थे।
और ये इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। यहाँ कुछ उनके बारे में बताया गया। पैसिफिस्ट का मतलब ये है कि शांतिवादी थे, मतलब शांति प्रिय व्यक्ति थे, वो शांति चाहते थे पूरे विश्व में, मतलब कोई वॉर वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो इस सोच के आदमी पैसिफिस्ट होते हैं। और बाद में वो डिवोटेड फॉलोवर हो जाते हैं महात्मा गांधी के, अनन्य भक्त, है ना। तो वो गांधी जी को फेयरवेल कहने आए थे, और बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, तो उन्हें फिजी आइलैंड जाना था, जहाँ पे काफ़ी भारतीय बसे हुए हैं, गिरमिटिया मजदूर बन के गए, वहाँ काफ़ी बस गए। तो वहाँ उनको जाना था। जाने के पहले वो गांधी जी को फेयरवेल करने आए थे, विदाई देने आए थे। तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, जो उनके कानूनी दोस्त थे, जो हमने शुरू में पढ़ा है, तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया उनके दिमाग में आया, उन्होंने कुछ शेयर किया गांधी जी से कि जो एंड्रयूज़ हैं ये एक अंग्रेज़ हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं, तो क्यों ना इन्हें चंपारण में रहने दिया जाए, और वो मदद करें वहाँ पे लोगों की, उन वकीलों की भी और किसानों को भी मदद हो जाएगी। तो एंड्रयूज़ वॉज विलिंग, और एंड्रयूज़ की इच्छा भी थी कि भाई वो फिजी नहीं जाएंगे, वो गांधी जी अगर एग्री करते हैं तो वो रुक जाएंगे। लेकिन गांधी जी वॉज वेहेमेंटली, दोबारा ये वर्ड आया है, और यहाँ पे इसका मतलब होगा बुरी तरह उन्होंने उसका विरोध किया कि एंड्रयूज़ को हमें साथ रखना है। क्यों विरोध किया? कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, मतलब ये असमान लोगों की फाइट है, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ हम हैं, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। तो क्या हमें किसी अंग्रेज का अपनी तरफ रख कर उसकी सहायता लेना, क्या ये वाजिब होगा? क्या उससे कोई मदद मिलेगी? क्योंकि अंग्रेज ही हमारे खिलाफ हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं और किसी अंग्रेज की हम हेल्प लेना चाहते हैं। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे पता चलता है कि आपका दिल कितना कमज़ोर है। दिल कमज़ोर का मतलब आप मन से कितना कमज़ोर है। आपको किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, आपकी सोच में ताकत नहीं है, विल पावर आपकी लो है, स्पिरिट लो है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिप्लाई अपॉन योर सेल्फ। द कॉज इज जस्ट, मतलब जो हमारी लड़ने की, लड़ाई की जो वजह है वो न्यायप्रिय है, मतलब हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वी आर स्लेव्ड बाय दीज पीपल एंड वी हैव टू गेट फ्रीडम। इनकी नीतियाँ अन्याय प्रिय हैं, तो हमें उसके खिलाफ लड़ना है, उनसे मुक्ति पानी है। और इसके लिए आपको रिलाई करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अपॉन योर सेल्फ। खुद पर आपको लड़ाई लड़ने के लिए अपना सहारा लेना पड़ेगा। लड़ाई जीतनी है तो यू शुड नॉट सीक, सीक मैंने तलाशना, ढूंढना। प्रॉप का मतलब होता है कि हेल्प, सहारा, मतलब बाहरी किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखे होंगे प्रोग्राम वगैरह में, डांस प्रोग्राम में कुछ हो तो लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अलग से अपनी बॉडी के अलावा किसी चीज़ का, तो वो प्रॉप ही होता है। तो आप चाहते हो कि यू शुड नॉट सीक प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़। तो मिस्टर एंड्रयूज़ के रूप में, मिस्टर एंड्रयूज़ में आप कोई सहारा ना ढूंढो, आश्रय ना ढूंढो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यू शुड नॉट सीक हेल्प ऑफ मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही इज़ एन इंग्लिश मैन, बिकॉज ही हैपेंस टू बी इंग्लिश मैन, क्योंकि वो खुद ही एक अंग्रेज है। हालांकि बाद में फिर वो CF एंड्रयूज़ के अनन्य भक्त बन जाते हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स। गांधी जी ने हमारे मस्तिष्क को पढ़ लिया था, दिमाग को पढ़ लिया था करेक्टली, ठीक ठीक। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी में एक पावर थी जिससे वो लोगों के मन को समझ लेते थे। राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था। यहाँ रेड और माइंड से ये भी मतलब है कि हम सच में यही सोच रहे थे कि एंड्रयूज़ जी रहेंगे, अंग्रेज हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ कोई अंग्रेज लड़ेगा तो ठीक रहेगा। और लेकिन उनके मन में ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये ठीक भी नहीं है। तो गांधी जी ने ताड़ लिया था इसको। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ। इस प्रकार से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का लेसन पढ़ाया। और ये लेसन मैं भी यहाँ से आपको देना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर बनो, बाहरी सहारा उतना ही लो जहाँ बहुत ज़रूरी हो, है ना। खुद पानी ले सकते हो तो दूसरों से क्यों मंगाते हो? किचन में जाके, मतलब आप लाइफ को एंजॉय करो, हर जगह अपनी पहचान बनाओ। मम्मी की भी किचन में जाके लाओ, थोड़ी सी लाओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। अपनी सिस्टर की हेल्प करो, छोटी है तो। खेलो कूदो, मस्ती करो। इनोसेंस, अगर आपके अंदर इनोसेंस है और आपके अंदर सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप सेल्फ रिलायंट जरूर बनोगे, नहीं तो मांगते फिरोगे। एक कॉपी दे दो, मैं कल वापस कर दूंगा, काम कर लूँगा। इस तरह की हेल्प मांगने वाले क्लास में स्टूडेंट क्या है? वही मजबूरी है, नहीं आए थे अलग बात है। क्लास में रहते हुए भी आप दूसरों की हेल्प लेके अपना काम पूरा करते हो। अब आजकल में मेक इन इंडिया का चलन चला हुआ है कि भी भारत में बनाओ तो बेचो, है ना। आप देखिए एप्पल फ़ोन भी भारत में बन रहे हैं। तो व्हाट इज़ दिस? हालांकि कंपनी विदेशी है, लेकिन कम से कम भारत में ही बना के भारत के लोगों को बेच रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे रही है। और दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा सोशल साइंस में, किस प्रकार से हम इसमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ना। कॉटन से लेके, मशीनों से लेके और मार्केट तक सब कुछ हमारे देश में हो जाता है। सेल्फ रिलायंस में हमें किसी को तकना नहीं पड़ता कि भैया वो आए तो हमें मदद मिले। तो सेल्फ रिलायंस की बात की गई है। इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। अब यहाँ पे जो ख़त्म होता है लेसन, वो इस चीज़ से ख़त्म होता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, भारत को आज़ाद कराना है और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना है। ये सारी चीज़ें अलग नहीं थी, आपस में जुड़ी हुई थी। दे वर बाउंड टुगेदर, आपस में बंधी हुई थी, गुथी हुई थी।
यानी अगर हम शेयर क्रॉपर्स की मदद करते हैं तो हम अपने ही किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं, और इसमें हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है, और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमें फ्रीडम चाहिए, तो भी हमें इनकी खिलाफत करनी पड़ेगी, और इन्हीं की खिलाफत करनी पड़ी, अंग्रेज़ों की खिलाफत करनी पड़ रही, उन्हीं के अपोजिट में हम हैं, उन्हीं के अगेंस्ट हम हैं, तो हम इनकी हेल्प लेकर नहीं करेंगे। इसमें फिर हमारी प्रेस्टीज को, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। इसे हमें अकेले खुद ही करना पड़ेगा। दैट इज़ सेल्फ रिलायंस। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बाउंड टुगेदर हैं, बिकॉज आवर कॉमन एनिमी इज़ दिस, द इंग्लिश गवर्नमेंट, द इंग्लिश पीपल तो नहीं कहेंगे, बट इंग्लिश गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। और फिर उसने हमें स्लेव बनाया हुआ था, वी वर द कॉलोनी ऑफ दिस इम्पीरियल पावर। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो साथ में ये सब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं, वो सब बहुत कुछ आपको मटेरियल मिलेगा। और फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल हेल्प चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास अरेंज कर सकते हैं। यू विल हैव टू पे नॉट मच, वेरी मिनिमल, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट करिए। तो ये लेसन नहीं खत्म होता है। एंडिंग द ट्यूटोरियल, कीप स्टडिंग एंड लर्निंग। बाय बाय।